दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर कई ऐसी मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिनको एक्सप्लेन करने में बाकी लोगों को डर लगता है कि व्यूज तो आएंगे नहीं, फिर एक्सप्लेन करने का क्या फायदा। लेकिन मैं और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो व्यूज के बारे में ना सोचकर बेहद खास मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिनको लोग साधारण मूवी समझने की चूक कर देते हैं और कभी लाइफ में देखते ही नहीं। विधेयन, दीक्षा और स्वास जैसी मास्टरपीस मूवी को मैं आप तक लेकर आया, जिसको आप लोगों ने भी खूब पसंद किया। और ठीक ऐसी ही एक और मूवी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर बहुत ही बड़ा असर डालेगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को लास्ट तक जरूर देखना और अपने व्यूज को कमेंट में शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है नौकरी। और हाँ, मूवी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए 1.25 स्पीड पर देखोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 25 जनवरी सन 1946 से, यानी आजादी से करीब 1 साल पहले। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है रंजीत। रंजीत एक पैर से विकलांग होता है, जो कुछ सोचते हुए खाली रास्ते से कहीं जा रहा होता है। अब रंजीत की बात करें तो वो महज 30 साल का है और द्वितीय विश्व युद्ध में वो भारत की तरफ से लड़ने वाला फौजी भी रह चुका है। लेकिन उसी युद्ध में वो एक पैर से विकलांग हो गया था, जिस वजह से उसे फौज से वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन फौज की नौकरी करने के बाद अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। असल में रंजीत के घर में उसकी बूढ़ी माँ, कुंवारी बहन और छोटा भाई है और अब उनके खाने पीने के लिए उसे नौकरी करना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर एक पैर से विकलांग आदमी को नौकरी कौन देगा। पर फिर भी वो रोज सुबह उठता है और अपनी नौकरी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन अब कई दिन बीत जाते हैं, इसलिए मायूसी में सड़क पर चलते चलते वो सोचता है कि आज वो अपने घर पर क्या बोलेगा। सुबह से सब भूखे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, आखिर वो अपने परिवार वालों से नजरें कैसे मिला पाएगा। इसलिए आज वो खुद को खत्म करने का फैसला कर ही लेता है। फिर जैसे तैसे वो घर पहुंचता है तो आज मरने से पहले आखिरी बार वो अपनी माँ को खिड़की के बाहर से ध्यान से देखने लगता है। लेकिन तभी गलती से उसके पैर से आहट हो जाती है और माँ को पता चल जाता है कि रंजीत घर पर आ चुका है। अब माँ तो माँ ठहरी, वो फौरन रंजीत को अंदर आने को कहती है, जिसका चेहरा उदासी से भरा होता है। माँ बिना कुछ पूछे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब हाथ मुंह धोने के बाद रंजीत अपने छोटे भाई बहन को सोते हुए देखकर बहुत ही दुखी होता है कि आज उसकी वजह से वो दोनों भूखे सो गए होंगे। लेकिन इतने में अचानक उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है। तो रंजीत हैरानी से पूछता है कि माँ, ये खाना कहाँ से आया? तो माँ कहती है कि मैंने दर्जी के लिए कुछ कपड़े सी दिए थे और बाकी दोनों बच्चों ने कागज के लिफाफे बनाकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए और फिर शाम को जाकर वो दोनों कुछ खाने को लेकर आ गए। ये सुनते ही रंजीत के ऊपर मानो एक और बोझ आ जाता है। वो सोचने लगता है कि बड़ा भाई होकर भी उसे अपने छोटे भाई बहनों की कमाई पर पलना पड़ रहा है। लेकिन इतने में माँ कहती है कि चलो खाना खा लो, सोच क्या रहे हो। तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रंजीत कहता है कि हाँ माँ, तुम कपड़े सी रही हो, भाई बहन लिफाफा बना रहे हैं, ऐसे भाई को खाना तो खाना ही होगा। वो कहता है कि कल वैसे भी ये मकान खाली करना है, मकान मालिक इससे ज्यादा वक्त अब नहीं देगा, कल क्या होगा माँ? माँ समझ जाती है कि वो खुद को ताना दे रहा है, लेकिन वो कहती है कि बेटा परेशान मत हो, तुम हिम्मत रखो और कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और घर तो वही होता है जहाँ पूरा परिवार है। लेकिन सच तो ये था कि अब रंजीत के लिए कुछ भी देखना बाकी नहीं रह गया था। इसलिए अब वो माँ के जाने के बाद फौरन अपनी मौत का फरमान लिखने लग जाता है। और क्योंकि वो कल सभी के सामने अपने परिवार को बेइज्जत होते देख नहीं सकता था, इसलिए वो अगली सुबह खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। और आज आखिरी रात वो अपनी माँ के पैरों पर सो जाता है, ये सोचते हुए कि अगले जन्म में वो एक काबिल बेटा और जिम्मेदार भाई बनेगा, और जो इस जन्म में वो नहीं कर पाया वो अगले जन्म में करेगा। दोस्तों, अब यहाँ तक तो कहानी आम थी, जैसे आप लोगों ने शायद सोची होगी। लेकिन इसके आगे जो होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। बस देखते रहिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। खैर, अब सुबह होती है तो वो फौरन शहर के बीचों बीच मौजूद रेलवे ब्रिज पर जाने लगता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो वहाँ से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। अब पुल पर मौजूद एक लंगड़ा भिखारी उससे भीख मांगता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि रंजीत भी एक पैर से विकलांग है तो उसको भीख मांगने में शर्म आ जाती है कि ये तो अपनी ही बिरादरी का आदमी है, इसके पास पैसा कहाँ से होगा। खैर, रंजीत अब पुल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और ट्रेन के आते ही रेलिंग पर चढ़कर ऊपर से कूद जाता है, जिसके साथ ही वो वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन इतने में लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि 2 पल पहले किसी को इस आदमी की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं कि कौन था, कहाँ से आया था।
कोई बोलता है कि कोई मजनू होगा, कोई बोलता है बीमार होगा, लेकिन इतने में वो लंगड़ा भिखारी अपने पैरों पर अच्छा खासा चलकर आकर बोलता है कि बेचारा लंगड़ा था इसलिए कूद गया होगा। यानी जितने लोग उतने मुंह और जितने मुंह उतनी बातें। अब शायद इसी सामाजिक लड़ाई के चलते रंजीत ने खुद को खत्म कर लिया कि कल वो समाज का सामना कैसे करेगा। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि रंजीत तो पुल पर ही खड़ा है और वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि मैं तो नीचे कूद गया था, फिर यहाँ अचानक कैसे आ गया। और फिर एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उसके पास आता है और कहता है कि इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम मर चुके हो। तो रंजीत कहता है कि नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि फिर लंगड़ा क्यों नहीं रहे, और वो नीचे पटरी पर कौन पड़ा है। अब रंजीत गौर करता है कि उसके दोनों पैर ठीक हो चुके हैं और पटरी पर उसकी लाश पड़ी है। लेकिन फिर भी जब वो ये सच मानने को तैयार नहीं होता तो वो आदमी कहता है कि एक काम करो, आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करो। अब रंजीत कई लोगों से बात करने की कोशिश करता है और आखिर में वो समझ जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन अभी उसे मुक्ति नहीं मिली है। इतने में वो पूछता है कि आप मुझे कैसे देख सकते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, खुद को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन बरसों पहले। खैर, इतने में वो आदमी महसूस करता है कि रंजीत अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए वो उससे कहता है कि चलो यहाँ से तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, वरना पटरी के नीचे से जब ये लोग तुम्हारी लाश को निकालेंगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। तो ये सुनकर रंजीत उसके साथ चल देता है। अब पल भर में वो आदमी उसे एक पार्क में ले आता है और कहता है कि देखो रंजीत, यहाँ एक प्यार करने वालों का जोड़ा रहता है। वो आदमी कहता है कि कुछ सालों पहले दो प्रेमियों ने खुद को इसीलिए मार लिया क्योंकि लड़का गरीब था और ऊपर से उसकी कास्ट भी दूसरी थी। तो घर वाले नहीं माने और फिर उन दोनों ने खुद को ये सोचकर खत्म कर लिया कि जीते जी ना सही, लेकिन मरने के बाद तो साथ में रहेंगे। तो ये सुनकर रंजीत कहता है कि अरे वाह, फिर तो आज वो साथ में रहकर काफी खुश होंगे। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम खुद देख लो। लेकिन रंजीत देखता है कि आज वो दोनों प्रेमी आपस में इस बात से दुखी रहते हैं कि वो अब समय के एक अनसुलझे चक्र में फंस चुके हैं। साथ रहकर भी वो साथ नहीं, क्योंकि दो शरीर का मिलन तो मुमकिन है, लेकिन दो आत्माओं का मिलन कैसे हो। लेकिन इतने में रंजीत देखता है कि कोई तीसरा आदमी खंजर लेकर उस प्रेमी जोड़े के पीछे आ जाता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि आखिर ये तीसरा आदमी कौन है। तो ये आदमी हंसते हुए कहता है कि वो इस लड़की का पिछले जन्म का प्रेमी है, जिसने इस लड़की के चक्कर में 3 लोगों को मार दिया और फिर खुद को भी मार लिया। इसलिए इस जन्म में जब ये लड़की इस लड़के के साथ थी तो तब से ये उसके पीछे ही पड़ा है। तो रंजीत पूछता है कि ये तो बहुत पेचीदा मामला हो गया, अब इनका क्या होगा। तो वो आदमी कहता है कि मरने से कुछ भी हासिल नहीं होता और ना ही कुछ सुलझता है, बल्कि ये समय हमें और उलझा देता है, क्योंकि खुद को मारकर हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं। और अब रही बात इन तीनों की, तो ये तीनों अब ऐसे ही आपस में उलझे रहेंगे। ये तीसरा आदमी ऐसे ही उस प्रेमी जोड़े के पीछे पड़ा रहेगा और वो दोनों इससे बचकर इधर उधर भागते रहेंगे। इतना कहकर वो सूट बूट वाला आदमी उसे अगली जगह ले जाता है और बताता है कि इस दुनिया में मुझे लोग कप्तान नाम से जानते हैं और मैं लंबे अरसे से हूँ। तो ये सुनकर रंजीत हैरानी से पूछता है कि कितने लंबे अरसे से, आखिर आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो कप्तान कहता है कि जब तक हमारा मन अपनी मोहमाया से पूरी तरह से दूर नहीं हो जाता तब तक हम यहीं फंसे रहते हैं। रंजीत कहता है कि आप सही कह रहे हो, मैंने सोचा था कि मरने के बाद मैं अपने घर के दुख दर्द से दूर हो जाऊंगा, लेकिन अभी भी मुझे ये चिंता है कि आखिर मेरा परिवार इस वक्त किस परिस्थिति से जूझ रहा होगा। ये सुनकर कप्तान पूछता है कि आखिर तुमने खुद को क्यों मारा, तुम तो अपनी बातों से जिंदा दिल इंसान पता चलते हो। तो रंजीत बताता है कि एक वक्त में नामी गिरामी बैडमिंटन प्लेयर हुआ करता था। आसपास की लड़कियां मेरे आगे पीछे लगी रहती थी। कई बार मुझे नौकरी का भी ऑफर आया, लेकिन मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं और खेलना चाहता था। फिर वो बताता है कि इसी बीच एक दिन मुझे रशियन रेलवेज की तरफ से खेलने का ऑफर भी आया था, लेकिन मुझे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना था, इसलिए मैंने वो ऑफर भी ठुकरा दिया। इसी बीच सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं कि रंजीत की जिंदगी में एक लड़की भी थी जो बैडमिंटन में उसकी डबल्स की पार्टनर थी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी किया करते थे। फिर हम देखते हैं रंजीत के पिता को, जो पेशे से एक बहुत बड़े वकील होते हैं, लेकिन उनकी वकालत अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि गरीब और मासूम लोगों के लिए होती थी, जिस वजह से उन्हें केस की कोई फीस नहीं मिलती थी। उल्टा लोगों को सहारा देने में वो खुद धीरे धीरे फाइनेंशियली कमजोर होते जा रहे थे। और इतना ही नहीं, एक दिन हम देखते हैं कि उसके पिता अपने घर पर एक मुवक्किल के बेटे को लेकर आते हैं ताकि उसका लालन पालन कर सकें, क्योंकि उस बच्चे के परिवार की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसकी जिंदगी का खर्चा उठा सके। और दोस्तों, यही वो लड़का था जो हमने शुरू में देखा था, यानी वो छोटा भाई असल में रंजीत का सगा भाई नहीं था,
बल्कि उसे उसके पिता घर पर लेकर आए थे। लेकिन ये बात अलग थी कि सभी उसे उसके घर का सदस्य ही मानते थे और खुद रंजीत भी उसे अपना छोटा भाई ही मानता था। खैर, रंजीत के पिता इस समाज सेवा और अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ने में धीरे धीरे अपना सब कुछ गवा देते हैं, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख देते हैं। लेकिन वो इस बारे में अपने बेटे रंजीत को नहीं बताते, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी रंजीत अपने खेल पर ध्यान लगाए, बाद में तो वो सब कुछ ठीक कर ही लेगा। इधर अब सीन रंजीत की उस गर्लफ्रेंड पर शिफ्ट होता है जिसका नाम होता है रमा। रमा की बात करें तो वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, लेकिन दोनों को इस बात का डर था कि रमा के पिता इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं। अब रंजीत अपनी बातें कप्तान को बता ही रहा होता है कि तभी इतने में उसकी नजर पार्क के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी पर पड़ती है जिसके सीने से खून निकल रहा होता है। रंजीत ये तो समझ जाता है कि वो अंग्रेज भी मर चुका है, लेकिन वो कप्तान से पूछता है कि आखिर ये क्यों इस दुनिया में भटक रहा है। अंग्रेज लोग तो शान से रहते हैं, फिर इन्हें क्या दुख और आखिर किसका मोह। तो कप्तान मुस्कुराते हुए कहता है कि ये असल में मिस्टर एंडरसन है, जो अपने जमाने के अंग्रेज सरकार में डीआईजी हुआ करते थे। लेकिन इसी बीच इन्हें फिरोजाबाई नाम की एक औरत से प्यार हो गया, जो कोठे पर नाच गाकर अंग्रेजों का दिल बहलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन ये उसका गाना सुन रहे थे कि तभी 2 भारतीय क्रांतिकारी वहाँ आए और इनके सीने में 3 गोलियां उतारकर वहाँ से चले गए, जिससे इनकी मौत हो गई। और उन दोनों क्रांतिकारियों के नाम थे निहाल सिंह और चरणजीत। लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने इन दोनों क्रांतिकारियों को इनके कत्ल के जुर्म में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। कप्तान बताता है कि आजकल वो दोनों क्रांतिकारी भी इसी बाग में आते जाते हैं और ये लोग भारत की आजादी को लेकर आपस में बहुत बहस करते हैं। आजकल इन तीनों की बहुत पटती भी है। ये सुनकर रंजीत हैरान हो जाता है कि आखिर उन दोनों ने पहले इस आदमी को मारा और अब मरने के बाद इसी से बहस करते हैं। इसी चाह में अब वो एंडरसन से मिलने आ जाता है और हाथ मिलाता है। एंडरसन के जवाब से रंजीत और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि एंडरसन काफी अच्छी उर्दू बोल लेता है। खैर, अब वो एंडरसन से पूछता है कि उन दोनों ने आपको मारा, फिर आप लोग किस चीज की बहस करते हैं। तो एंडरसन कहता है कि मैं उनको सही बताता हूँ कि 1-2 अंग्रेज को मारने से आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि असली दुश्मन अंग्रेज नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही लोग हैं। असली दुश्मन इस देश के अंदर का खोखला हो चुका सिस्टम है, जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी कायम रहेगा अगर उस पर विचार नहीं किया गया तो। इतने में निहाल और चरणजीत आ जाते हैं, जिसके बाद एंडरसन इन दोनों को बाय बोलकर निकल जाता है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि उस जमाने में कोई ऐसी मूवी को भी लिख सकता है। खैर, ये तो शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, अब उसके जाने के बाद रंजीत कप्तान से पूछता है कि आखिर मिस्टर एंडरसन को मुक्ति क्यों नहीं मिली, और अगर मुक्ति नहीं मिली तो वो भारत में क्या कर रहे हैं। ऊपर से ये इतनी उर्दू भी बोल लेते हैं, आखिर सीखी कैसे होगी। तो कप्तान कहता है कि ये भी उसी वजह से इस दुनिया में फंसे हैं जिस वजह से हम फंसे हैं, यानी मोह। इनको फिरोजाबाई से प्यार हो गया, जिसके चलते इन्होंने उर्दू सीख ली, और फिर जब तक प्यार का इजहार होता तब तक इनको मार दिया गया। इसलिए जब तक फिरोजाबाई इस शहर में है या इस दुनिया में है, तब तक ये भी यहीं रहेंगे, क्योंकि फिरोजाबाई इनका सच्चा प्यार है। ये सुनकर रंजीत बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये मरने के बाद की दुनिया तो बहुत ही पेचीदा है। अब वो कप्तान के साथ फिरोजाबाई को देखने जाने की जिद करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर वो एंडरसन कैसी औरत के प्यार में पड़ा है जो इस दुनिया को नहीं छोड़ पा रहा। इसके बाद वो दोनों शाम को फिरोजाबाई के कोठे पर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें मिस्टर एंडरसन पहले से बैठे हुए मिलते हैं, जो फिरोजाबाई के गाने को ध्यान से सुन रहे होते हैं। लेकिन अब इन्हीं गानों के बीच कप्तान अचानक इमोशनल हो जाता है, और ये सब रंजीत नोटिस कर लेता है। फिर वो कप्तान से कहता है कि आपने मेरे बारे में तो इतना सब पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो कप्तान बताता है कि मैं बहुत ही बुरी मौत मरा था। वो कहता है कि बचपन से ही मुझ में अपने देश को आजाद कराने की होड़ थी, क्योंकि मैं शहीद भगत सिंह के खानदान से जुड़ा हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ आजादी का नशा ढीला होता चला गया, और फिर रोज रोज की गोलीबारी और बम धमाकों की आवाज सुनकर मैं सीधा बम्बई भाग गया, और वहाँ जाकर मैंने फिल्मों में काम करने की कोशिश की, और फिर मुझे एक दिन एक स्टंट मैन की नौकरी मिल गई। वो कहता है कि उसके बाद हीरो सिर्फ नाम के लिए इधर उधर कूदते, जबकि असली जान का जोखिम हम जैसे स्टंटमैन लोगों को होता था। और इसी बीच कप्तान फॉक्स नाम के किरदार के लिए मैं घोड़े पर स्टंट करते हुए अचानक एक खाई में गिर गया और बेमौत मारा गया। हालांकि फिल्म तो उसके बाद भी रिलीज हुई, लेकिन मेरे नाम पर एक दिया तक नहीं जलाया, जैसे मैं कभी इस दुनिया में था ही नहीं। वो कहता है कि उस वक्त मैंने यही कपड़े पहने थे और किरदार का नाम कप्तान फॉक्स था, इसलिए मुझे आज सब कप्तान कहकर बुलाते हैं। वो कहता है कि वैसे मेरा असली नाम स्वराज था। मेरे माँ बाप ने सोचा था कि देश को आजादी यानी स्वराज मिलेगा,
तो उन्हें मेरे नाम पर फख्र होगा। लेकिन अभी तक देश जूझ रहा है और इसी बीच मेरी आत्मा भी इस दुनिया में जूझ रही है। इसलिए जब तक ये देश आजाद नहीं होगा मुझे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब रंजीत कहता है कि आजादी भी आने को है, बस कुछ ही महीनों की बात है। लेकिन एक डर ये भी है कि आजादी के बाद इस देश का बंटवारा भी करवाया जाएगा। पर इस बात से कप्तान भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इस देश के लोग आपस में एक साथ अपने स्वाभिमान और आजादी के लिए लड़े हैं। वो भले ही अलग अलग धर्मों से हों, लेकिन देश के नाम पर वो सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम ये लड़ाई इसीलिए नहीं लड़ रहे कि आपस में ही लड़कर मर मिट जाएं, इसलिए तुम फालतू बातें नहीं करो। ये सुनकर रंजीत समझ जाता है कि वाकई कप्तान साहब का असली मोह ये आजादी है। अब कप्तान को भी अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही भड़क गया, इसलिए मन शांत करने के लिए वो उसे फौरन एक 5 स्टार होटल में ले जाता है। फिर दोनों वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और इधर उधर घूमते हैं और कप्तान यहाँ रंजीत को दिखाता है कि इन अमीर लोगों की दुनिया कितनी बनावटी है। सभी एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। अब इसके बाद दोनों वापस पार्क में आ जाते हैं, जहाँ उस प्रेमी जोड़े के पीछे वो तीसरा आदमी अभी भी पड़ा होता है। रंजीत ये देखकर कहता है कि ये मामला तो अभी तक शांत नहीं हुआ। तो कप्तान कहता है कि अभी तो ये मामला और बढ़ेगा। और इतना कहकर कप्तान थोड़ा ध्यान लगाकर उस तीसरे आदमी की 3 जन्म पहले वाली बीवी को बुला लेता है, जिसने अपने पति के चक्कर में खुद को मार लिया था। और यहाँ वो बीवी हर बीवी की तरह फौरन अपने पति के पीछे पड़ जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए ही सही इस प्रेमी जोड़े को शांति मिल जाती है। इधर हम देखते हैं कि कप्तान रंजीत से अपनी आगे की कहानी सुनाने को कहता है, जो पिछली बार बाकी रह गई थी। तो रंजीत उसे बताना शुरू करता है और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक शाम जब रंजीत अपने खेल से वापस घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। अब उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमसे कुछ कहना है बेटे। ये सुनकर रंजीत कहता है कि पहले आप ठीक हो जाइए पिताजी, उसके बाद कह दीजिएगा। लेकिन पिता कहते हैं कि मुझे बोलने दो, क्योंकि अब बोलूंगा के चक्कर में अभी तक तुम्हें कुछ बोल नहीं पाया। वो कहते हैं कि बेटा मैंने पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ने में निकाल दी, इसलिए तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास सिर्फ यही एक घर था, पर वो भी गिरवी रखा हुआ है और आज कोर्ट से खाली करने का नोटिस भी आया था। अब हालांकि रंजीत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं नौकरी करके ये सब ठीक कर दूंगा, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इसके बाद अगले ही दिन रंजीत अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए नौकरी की बात कर लो। ये सुनकर दोस्त कहता है कि उस वक्त नौकरी मिल रही थी लेकिन तुमने नहीं की, अब मैं वापस बात करके देखता हूँ। लेकिन इतने में ही रंजीत के दोस्त के घर फोन आता है, जिससे रंजीत को पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद तो रंजीत के ऊपर न जाने कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, उसके हाथ से घर भी चला गया और सारी जमा पूंजी कर्जदारों के पैसे चुकाने में चली गई। लेकिन रहने के लिए घर तो चाहिए था, इसलिए पास की ही बस्ती में अपने परिवार को ले जाकर वो वहाँ पर रहने लगा। पर यहाँ का किराया भी कुछ कम नहीं, ऊपर से लोगों को पता चल जाए कि आदमी मजबूर है तो वो और फायदा उठाते हैं। इसलिए रंजीत वापस अपने दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि कहीं कोई नौकरी मिली या नहीं। लेकिन दोस्त कहता है कि फिलहाल आजादी की वजह से किसी भी डिपार्टमेंट में भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो रही, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब उधर रमोला को पता चलता है कि रंजीत के घर की नीलामी में कहीं न कहीं उसके पिता का भी हाथ है। उसे पता चलता है कि रंजीत के पिता ने रमोला के पिता के किसी जानने वाले के पास अपना घर गिरवी रखा था, लेकिन पैसा न दे पाने की वजह से रमोला के पिता ने ही वो नोटिस भिजवाया था, जबकि वो चाहते तो इस मामले को आसानी से निपटा सकते थे और रंजीत को घर बचाने का एक मौका भी दे सकते थे। इसी बीच वो अपने पिता से ये भी कह देती है कि अगर आपने रंजीत की मदद नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर उसी के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर आखिर में उसके पिता मान जाते हैं, क्योंकि वो रमोला की जिंदगी किसी गरीब लड़के के साथ देख नहीं सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं कल ही जाकर रंजीत से बात करूंगा। अब वो अगले दिन रंजीत के घर जाते हैं और उसे एक नौकरी का ऑफर देते हैं। लेकिन इसी बीच बातों ही बातों में वो रंजीत से उसके पिता के बारे में उलूल जुलूल बातें करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता ने कभी समय के साथ खुद को बदला नहीं और अंग्रेजों के खिलाफ रहे, गरीबों के साथ केस लड़ते रहे, जबकि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मरने से पहले उन्होंने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, वरना आज तुम लोग ऐसे नहीं भटक रहे होते। तुम्हारे पिता एक पागल थे जिन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। अब ये चीजें रंजीत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं और वो इस ऑफर को ठुकरा देता है। उधर रमोला के पिता उसको जाकर कुछ का कुछ बताते हैं, जिससे रमोला जब रंजीत से मिलती है
है तो कहती है कि मेरे पिता तुम्हारे पास नौकरी का ऑफर लेकर गए थे, लेकिन तुमने उनकी बेइज्जती कर दी। यहाँ अब दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका रिश्ता अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। हालांकि प्रेजेंट डे पर कप्तान को ये सब सुनकर हैरानी नहीं होती। वो कहता है कि गरीब प्रेमी के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, या तो उसे दारू पीकर अपना गम भूलना पड़ता है या फिर दुख भरे गाने सुनकर जिंदगी को आगे धकेलना पड़ता है। लेकिन रंजीत कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दारू पीने के लिए भी पैसे चाहिए थे और वो मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैंने अपने परिवार को इस हालत में देखते हुए फौज की नौकरी ज्वाइन कर ली। मैंने सोचा कि घर से दूर रहूंगा, लेकिन कम से कम अपने परिवार को खाना खिलाने तक तो काम कर ही लूंगा। रंजीत बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हर रोज लड़ाई लड़ते वक्त यही लगता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी दिन कटते रहे और जंग जारी रही। और इसी बीच एक दिन जंग के मैदान में एक बॉम्ब का गोला मेरे पास आकर गिरा, जिससे बचकर भागने की मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उसकी चपेट में आ गया और मेरा एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो कहता है कि जंगी अस्पताल में जगह नहीं थी, इसलिए मुझे फौरन बेस कैंप लाया गया और बेस कैंप में आते ही मुझे पता चला कि जंगी अस्पताल भी बॉम्ब के धमाके में पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी मेरी किस्मत में खुद को मारना ही लिखा था, वरना उसी दिन मर जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बैसाखी के सहारे वो अपने घर पहुंचता है तो जो माँ उसके आने का इंतजार कर रही थी वो अचानक से रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर रंजीत उससे कहता है कि मेरा तो पैर खराब हुआ है माँ, मेरा दोस्त संतोष तो पूरा ही खत्म हो गया। इस तरह तसल्ली देकर वो अपनी माँ को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, आखिर मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है तो अफसर मुझ जैसे सिपाहियों पर ध्यान जरूर देंगे। लेकिन फिर एक दिन रंजीत को पता चलता है कि विकलांग सिपाहियों को सेना में वापस नहीं लिया जा रहा और युद्ध के बाद भी फौज में लोगों की छटनी हो रही है, जिसमें काफी लोग निकाल दिए गए हैं। अब रंजीत इस बात को समझता था कि सरकार भी मजबूर है, पर तभी उसे याद आता है कि सरकार ने युद्ध में घायल और विकलांग लोगों के लिए मुआवजा तय किया था, इसलिए अब वो उसी मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगता है। लेकिन कई हफ्ते बीत जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। असली दिक्कत ये थी कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसका पैर जंग में खराब हुआ था या उसने मुआवजे के चक्कर में खुद अपने पैर को खराब कर लिया था। इसलिए अब यही सबूत लेने के लिए वो फौज के दफ्तर में जाता है और वहाँ उसे बताया जाता है कि उसके घायल होने का जो पर्चा था वो तो उसी जंगी अस्पताल के खत्म होने के बाद वहीं जलकर राख हो गया होगा, यानी उसके पैर का जंग में घायल होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। खैर, इसी बीच दिन निकलते हैं और परिवार का खाना पीना, घर के बर्तन और फर्नीचर बेचकर चलता रहता है और इस सब में लालची मकान मालिक बहुत फायदा उठाता है। धीरे धीरे किराए के नाम पर घर की सारी चीजें बिकवाकर अपना किराया वसूल करता रहता है। अब धीरे धीरे घर की हालत खराब होती जाती है। अब तो फर्नीचर भी बिक चुका था, इसलिए मजबूरी में माँ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और दोनों भाई बहन कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब चोरी चुपके होता है ताकि बड़े भाई को खबर ना लगे। एक वक्त रंजीत हर दूसरे टूर्नामेंट को जीतकर गोल्ड मेडल घर लाया करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे उन सभी मेडल्स को बेच देता है ताकि घर की पूर्ति कर सके। फिर एक दिन वो वापस अपने दोस्त के पास जाता है ताकि नौकरी की बात कर सके, लेकिन वहाँ उसकी बीवी झूठ बोलकर उसे लौटा देती है कि वो घर पर नहीं है। अब रंजीत सीढ़ियों से उतरा ही था कि उसे पता चलता है कि उसका दोस्त घर पर ही है, जो अपनी बीवी से कहता है कि आखिर इस लंगड़े आदमी को कौन नौकरी देगा, मैं इस रंजीत की मदद नहीं कर सकता। बेचारे रंजीत के लिए आज का दिन बहुत खराब है। पर ये काफी नहीं था, क्योंकि थोड़ी दूर चलते ही उसे रमोला मिलती है, जो अपने पिता के बिजनेस पार्टनर समीर के साथ वहाँ खड़ी होती है। उन्हें देखकर रंजीत छुप जाता है और खुद की जिंदगी को कोसने लगता है। इसके बाद वो घर की तरफ आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे मकान मालिक मिल जाता है, जो उससे कहता है कि कल घर खाली करने की आखिरी तारीख है, इसलिए चुपचाप अपने आप चले जाना, वरना पुलिस वाले आएंगे तो मोहल्ले में बदनामी होगी। फिर घर आकर वो अपने भाई को इसीलिए पीट देता है क्योंकि उसे लगता है कि गोल्ड मेडल वाले जो पैसे उसने अपने भाई को स्कूल की फीस भरने के लिए दिए थे, उससे वो अपने लिए चॉकलेट ले आया था। लेकिन बहन बताती है कि वो चॉकलेट उन पैसों से नहीं लाया, बल्कि उसने लिफाफे बनाए और फिर आपके लिए चॉकलेट लेने गया क्योंकि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। ये सुनते ही रंजीत का आत्मसम्मान डोल जाता है और बेचारा अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब उसे लगने लगता है कि इस जीवन का अंत ही उसके दुखों का अंत होगा, इसलिए अगले दिन वो पुल पर जाकर वहाँ से कूद जाता है। खैर, अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है क्योंकि आगे की कहानी कप्तान को अच्छे से पता थी। अब पूरी कहानी सुनने के बाद रंजीत थोड़ा अच्छा महसूस करता है। वो कहता है कि भले दुख कम हुए हों या ना हुए हों, लेकिन आपको अपने मन की सारी बातें बताकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात है, दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। तो कप्तान कहता है कि यही चीज अगर जीते जी समझ ली होती तो आज मरना ही नहीं पड़ता।
वो कहता है कि इसीलिए लोगों को मरने के बाद इस बात का एहसास होता है कि जीने की बात ही कुछ और थी, क्योंकि उसमें भले कितने गम हो पर लड़कर जीतने की उम्मीद रहती थी कि शायद कुछ काम बन जाए, लेकिन मरने के बाद कुछ भी कर लो उसका असर कभी नहीं होता। इसके बाद कप्तान रंजीत का मन थोड़ा हल्का करने के लिए उसे पार्क में ले जाता है और वहाँ वो लड़कियों की बातों को सुनने लगते हैं, जिससे उसे बहुत हंसी आती है कि आखिर जीवन में भलाई बुराई के अलावा लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं। पर इतने में वहाँ एक हवलदार आ जाता है जो कप्तान और रंजीत को वहाँ से भगा देता है। कप्तान बताता है कि ये हवलदार 3 साल पहले मर गया था, लेकिन इसकी हवलदारी आज भी चल रही है। जिंदा लोगों से तो ये कुछ कह नहीं सकता, इसलिए अपनी ही कौम के लोगों पर रौब झाड़ता रहता है। अब यही बातें चल रही होती हैं कि इतने में उन दोनों को मिस्टर एंडरसन पार्क में बैठे हुए दिख जाते हैं, जो देखने में काफी उदास लग रहे होते हैं। अब कप्तान पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो एंडरसन बताता है कि फिरोजाबाई की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कल नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली थी, जिस वजह से वो अस्पताल में है। ये सुनकर कप्तान कहता है कि फिर यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ उसके पास जाओ। तो एंडरसन कहता है कि नहीं, मुझसे उसकी तड़प देखी नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब एंडरसन ये सब बोल ही रहा था कि इतने में अचानक उसे मुक्ति मिल जाती है, और ये देखकर रंजीत और कप्तान समझ जाते हैं कि अब फिरोजाबाई भी इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते एंडरसन का मोह अब खत्म हुआ और वो दोनों एक साथ मुक्त हो गए। लेकिन अब रंजीत को अपनी फिक्र सताने लगती है कि आखिर उसे मुक्ति कब मिलेगी, क्योंकि उसका असली दुख तो उसके परिवार के दुख के साथ जुड़ा है। इसलिए वो सोचता है कि अब वो अपने परिवार को जाकर देखेगा, जो शायद अब थोड़ा ठीक हो गया होगा और दुख से उबर गया होगा, जिसके चलते वो भी मुक्त हो जाएगा। तो अब वो पहले कप्तान के साथ अपने भाई को देखने जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि उसका भाई जगह जगह मिठाइयाँ बेच रहा है, और तभी एक व्यापारी उसके बच्चे होने का फायदा उठाकर उसके साथ ठगी कर लेता है। लेकिन ये चीज रंजीत से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उस व्यापारी का पर्स उठाकर चुपके से अपने भाई के बैग में डाल देता है, ताकि उसके भाई की मदद हो सके और व्यापारी को भी सबक सिखाया जा सके। पर ये पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही व्यापारी को पता चलता है कि उसका पर्स गायब है, तो वो रंजीत के भाई के बैग को चेक करने लगता है, और पर्स मिलते ही पूरी भीड़ उस मासूम को पीटने में लग जाती है। ये देखकर रंजीत उसकी मदद करने की कोशिश करता है और चिल्लाता रहता है कि उसे मत मारो, लेकिन कप्तान उसे समझाता है कि अब तुम्हारे चिल्लाने या मदद करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो करना था वो जीते जी करना था, मरने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो माँ के पास जाते हैं, तो वो रोड के किनारे बैठकर भीख मांग रही होती है, जिसे देखकर रंजीत का दिल रो उठता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना सब काफी नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर में वो अपनी बहन को देखता है, जो मजबूरी में जिस्म फरोशी के खेल में फंस चुकी है। आखिर उसे भी अपने भाई और माँ को पालना है। ये सब रंजीत के लिए काफी था, इससे ज्यादा वो देख नहीं सकता था। कप्तान उसे समझाता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वक्त हाथ से निकल चुका है, तुम्हारे एक फैसले ने तुम्हारे पूरे परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जैसे तुम अब मचल रहे हो। अगर उस वक्त ऐसा करते तो शायद कोई रास्ता मिल भी जाता। ये सुनकर रंजीत कहता है कि मेरे पास इतने दुख थे कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने खुद को खत्म कर लिया था। तो कप्तान कहता है कि क्या तुम ही थे जो दुखों से भरे थे? आखिर और लोगों ने खुद को क्यों नहीं मारा? जरा इस देश को देखो, जगह जगह नकली दवाइयाँ बन रही हैं, लोग खाने में मिलावट किए जा रहे हैं। वो दिखाता है कि जिस 2 वक्त की रोटी के लिए औरतें अपने आप को बेच रही हैं, वो रोटी और अनाज सरकारी गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो जाता। पर तभी रंजीत कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि ये मिलावटखोर और लालची तो हमारे ही देश के आदमी हैं। अगर आजादी के बाद भी ये लोग नहीं बदले तो इस देश का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा? अभी तो ये अंग्रेजों को घूस दे रहे हैं, इसके बाद ये सरकार को घूस देंगे, और ये सब चलता रहेगा। इस बात से कप्तान अब निराश हो जाता है, क्योंकि रंजीत जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। वहीं रंजीत को भी अपने ऊपर अफसोस होता है कि अगर वो जीते जी अपने डर पर काबू कर लेता और इस समाज और दुनिया के बारे में नहीं सोचता, तो शायद वो कोई रास्ता निकाल लेता और उसे मरना नहीं पड़ता। वो सोचने लगता है कि मैंने समाज के डर के चलते कई चीजों को नजरअंदाज कर दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा परिवार ठीक रहता, भले कम खाता, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती जो आज है। वो ये सब कप्तान से कह ही रहा होता है कि इतने में उसे रमोला यानी रमा आती हुई दिखाई देती है, जो उसको भी देख पा रही थी, यानी रमा ने भी खुद को खत्म कर लिया।
क्योंकि वो रंजीत के बिना चैन से नहीं जी पा रही थी। इसी बीच कप्तान भी अपनी आजादी के बारे में सोच रहा होता है कि जल्दी ही आजादी आ जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। इस वजह से वो अब एक पार्टी रखता है जहां उनकी कौम के सभी लोग आते हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से मुक्ति नहीं मिल रही होती। खैर, अब इस पार्टी में कप्तान की दोस्त लिजी भी आती है जो अभी अभी मरकर इस दुनिया में आई है। अब वो कप्तान से पूछती है कि आखिर ये पार्टी किस खुशी में है। तो कप्तान कहता है कि मैंने सुना है कि 1-2 दिन में आजादी आने वाली है, हमारा देश आजाद होने वाला है, इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है। तो लिजी कहती है कि हाँ, खबर तो पक्की है, आजादी मंजूर हो गई है, लेकिन मैंने रेडियो पर सुना है कि साथ में बंटवारा भी होने जा रहा है। अब ये सुनकर कप्तान को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसे आजादी की वजह से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन शायद मुक्ति के इस सफर में वो सदमे के साथ ही परलोक जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कप्तान को मुक्ति मिलती है वैसे ही रंजीत पागल सा हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानता था जो अब वहाँ से चला गया। अब रंजीत के पास सिर्फ रमा रह जाती है, इसलिए वो उससे कहता है कि मेरा दोस्त तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब रमा को जिंदगी भर से रंजीत के मुंह से सिर्फ यही चीजें सुननी थी। वो भी रंजीत को वैसे ही खुद के लिए तड़पते देखना चाहती थी जैसे वो जीते जी उसके लिए तड़पती थी। इसलिए जैसे ही रंजीत ऐसा बोलता है वैसे ही रमा को भी मुक्ति मिल जाती है और अब इस दुनिया में रंजीत अकेला रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि आजादी के एक आंदोलन में उसकी माँ, बहन और छोटा भाई शामिल होकर अंग्रेजों से बगावत कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में वो अंग्रेज ऑफिसर गोलियां चलवाकर उसके परिवार के साथ साथ बाकी प्रदर्शनकारियों को भी मरवा देता है। जिसके बाद रंजीत वहां जाता है और उस झंडे को उठाकर हवा में लहराते हुए संसद के ऊपर लगा देता है। इसी के साथ एक अंग्रेज उस झंडे को गिराने के लिए तोप के गोले चलाने का ऑर्डर देता है और इसी आवाज के साथ अचानक रंजीत की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि इस वक्त वो अपने कमरे में है और उसके पैर में चोट लगी है, यानी वो अभी भी जिंदा है और ये सारा मजाक उसका एक सपना था। लेकिन ये सपना उसकी जिंदगी बदल देता है। उसे समझ में आता है कि मरने से चीजें हल नहीं होंगी, इसलिए वो फौरन अपना वो लिखा हुआ लेटर फाड़ देता है और अपने दिमाग से घर के जाने का, समाज में जीने का डर निकाल देता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ रमा भी आ जाती है, जिसने अब अपने पिता का घर छोड़ दिया है। वो कहती है कि अब इस जिंदगी में हम जो भी करेंगे वो मिलकर करेंगे। इतने में रंजीत कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं जी सकता। और ये सुनकर रमा का दिल खुश हो जाता है। आखिर सपने में भी उसे इसी चीज से मुक्ति मिली थी। खैर, अब ये लोग घर खाली करके जाने लगते हैं और तभी रंजीत की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अखबार पढ़ रहा होता है। अब वो उस आदमी को ध्यान से देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कप्तान होता है, जो उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए आगे बढ़ने को कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आजकल लोग दिन पर दिन खुद को खत्म करते जा रहे हैं। आए दिन लोगों के मरने की खबर आती है। कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई पति से, कोई बच्चों से, तो कोई समाज से। लेकिन ये मूवी हमें समझाती है कि मरना इसका हल नहीं है, बल्कि खुद को आगे के लिए तैयार करना और हर चीज का मोह और डर छोड़ देना ही इसका एकमात्र रास्ता है। क्योंकि आप भले ही मर जाएं, लेकिन उसके बाद भी आपके परिवार के साथ चल रही दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। उम्मीद है ये मूवी लोगों के जीवन पर पॉजिटिव रोशनी डालेगी, इसलिए इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।